नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बकरियों को खुरपका मुंहपका रोग से बचाना है जरूरी। किसान सागौन के पौधे लगाकर कमाए अच्छा लाभ। बकरी पालन पशुपालन का एक अभिन्न अंग रहा है। भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे सीमांत किसान और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में बकरी पालन की लोकप्रियता अधिक है, जिसे अपनाकर आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इन बकरियों में खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप होता है, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो आप कैसे करें इस बीमारी की रोकथाम, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला सागर के असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर डॉक्टर H.C. यादव। मैं आज आपको बकरियों में होने वाली खुरपका मुंहपका बीमारी के संबंध में कुछ जानकारियां दूंगा। इसे हम अपनी सामान्य भाषा में FMD के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। यह रोग बकरियों में एक बहुत ही छोटे आँख से ना दिख पाने वाले कीड़े द्वारा होता है, जिसे विषाणु या वायरस कहते हैं। मुंहपका खुरपका रोग किसी भी उम्र की बकरियों, उनके बच्चों में हो सकता है। इसके लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये रोग कभी भी बकरियों में हो सकता है। बकरियों में ये बीमारी के लक्षण सबसे पहले बुखार के आते हैं। इसके बाद बकरियों को देखा जा चलने में उसको परेशानी होने लगती है। मुँह में छाले बनने लगते, पैरों में भी छाले बनने लगते हैं। 2 या 3 दिन पश्चात वही छाले घाव में भी पैरों में घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा छाले पड़ जाएं या घाव ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसमें कीड़े भी देखने को मिल जाते हैं। मक्खी द्वारा अंडे रखे जाते हैं, जिससे उसमें मैगट भी बन जाते हैं। मुँह में छाले होने की वजह से भी बकरियां हमारी खाना पीना नहीं खा पाती हैं। तो इस तरह के लक्षण हमारे बरसात के समय में हमारी बकरियों में देखने को मिल जाते हैं। ये रोग बीमार बकरियों के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु रोगी बकरी की लार, मुंह, खुर, थनों में पड़े फफोले में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये खुले में घास, चारा तथा फर्श पर 4 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ये विषाणु जीभ, मुंह, आंत, खुरों के बीच की जगह, थनों तथा घाव आदि के द्वारा स्वस्थ बकरियों के रक्त में फैलते हैं और 5 दिनों के अंदर इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बकरी अगर मुंह में छाले और पैरों में घाव हो गए हैं तो मुंह के छालों को हम पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में घोलकर उसके मुंह के छाले मुंह में ग्लिसरीन लगाकर मुंह के छाले ठीक करें। पैरों को पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर, और आजकल जो मार्केट में स्प्रे बहुत सारी कंपनियों के स्प्रे आने लगे, उसका स्प्रे करें। 5-7 दिन अगर हमने अपनी बकरियों का इस तरह से साफ़ सफाई से बचाव कर लिया तो इस बीमारी से जल्दी 6 या 7-8 दिन में छुटकारा मिल जाता है। अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हमारी बकरियों के पैरों में घाव में कीड़े भी बन जाते हैं, तो कीड़ों का उपचार हम तारपीन का तेल लेकर रुई में उसका फुआ लेके भर के बांध दें और उसको 2 दिन तक बंधा रहने दें। उसको 1 दिन छोड़कर उसकी ड्रेसिंग करें। कीड़े ख़त्म हो जाने पर जो भी स्प्रे बाज़ार में उपलब्ध हैं उनसे उनका स्प्रे करें। 3 या 4 या 5 दिन ऐसी साफ़ सफाई की व्यवस्था कर लें तो इस बीमारी से पूरी तरह से निपटा जा सकता है। इस दौरान बकरियों को मुलायम एवं सुपाच्य दाना और चारा दिया जाना चाहिए। लेकिन पशुपालक भाई ये ध्यान रखें, रोगी बकरियों का उपचार करने से पहले पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें।
किसान भाइयों, इस तरह के लक्षण अगर हमारी बकरियों में देखने को मिलते हैं तो इस बीमारी से बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका टीकाकरण अपन समय से पहले करा लें। साल में 2 बार टीकाकरण होता है। अगर हम समय से पहले इस बीमारी का टीकाकरण करवा लें तो इस बीमारी से हमारे बकरियों का बचाव किया जा सकता है। किसी कारण बस टीकाकरण नहीं हो पाया और हमारी बकरियों में ये बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले मुख्य रूप से हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस बकरी में हमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं उस बकरी को हमारी बकरियों के झुंड से सबसे पहले उसको अलग कर देना चाहिए। उसका खान पान भी अलग करें, उसको उस बकरियों के उस झुंड में किसी भी हालत में न जाने दें। हमारी अन्य बकरियों को भी कुछ दिनों के लिए बाहर ना निकलने दें, जंगल में ना जाने दें, जलाशयों में पानी पीने ना जाने दें, क्योंकि जो बकरी हमारी इफेक्टेड हुई है हो सकता हमारी और बकरियों में भी इस बीमारी के लक्षण आ चुके हों जो बाहर से भली प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी हमें अपने पशुओं की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु कुछ और उपाय भी अपनाना लेना चाहिए। अपने बकरी शेड को डेली फिनाइल के पानी से ज़रूर धोएं। जहाँ से बकरी हमारी शेड में प्रवेश करती हैं, शेड के गेट के बाहर पोटेशियम परमैंगनेट के पानी का घोल हम वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था करें जब बाहर से आएँ तो उसी में से उनके पैरों में से पानी लगता हुआ जाए ताकि उनके पैर एंटीसेप्टिक हो जाएं और किसी तरह के इन्फेक्शन से वो बची रहें। इस रोग का फैलाव स्वस्थ बकरियों में नहीं हो, इसके लिए प्रभावित बकरी के मुंह से गिरने वाली लार एवं पैर के घाव के संपर्क में आने वाले वस्तुओं, पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना डालकर दबा देना चाहिए। बकरी पालक भाइयों, मैंने जो उक्त जानकारी आप लोगों को बताई है, यदि इन सब जानकारियों को अपनी बकरियों के संबंध में इस्तेमाल करेंगे, अपने होने वाले जो आर्थिक नुकसान हो जाता है उससे बच सकेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, सागौन एक ऐसा पौधा है जिसमें दीमक नहीं लगती और इसकी लकड़ी अन्य पौधों की तुलना में काफी हल्की होती है। सागौन इतनी मजबूत होती है कि इसकी मजबूती सालों भर बरकरार रहती है, इसलिए सागौन को इमारती लकड़ी का राजा भी कहा जाता है और इसके पेड़ की लंबाई 70 से 100 फीट तक होती है, जिसके चलते इसकी बाजार मांग अधिक है। तो आप सागौन के पौधे लगाकर अच्छा लाभ कैसे कमाएं, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की खास प्रस्तुति। सागौन, जिसे इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है, इसकी लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ काफी महंगी बिकती है, इसलिए इसे व्यावसायिक तौर पर भी उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल प्लाईवुड, जहाज, रेल के डब्बे और अनेक प्रकार के बहुमूल्य फर्नीचरों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि इससे बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसके अलावा इसके पौधों का इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में भी करते हैं। सागौन की लकड़ी में कई तरह के खास गुण पाए जाते हैं, जिस वजह से हमेशा ही बाजार में इसकी मांग रहती है। सागौन की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है, साथ ही इसमें कम सिकुड़न और आसानी से पॉलिश चढ़ जाता है और जानकारी के मुताबिक इसका पेड़ 200 वर्षों तक जीवित रहता है। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को उगाने के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को दोमट मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं, किंतु इसकी खेती के लिए जल भराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जल भराव की स्थिति में इसके पौधों में रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। किसान भाइयों, इसके पौधों को अच्छे से वृद्धि करने के लिए शुष्क और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है।
एक वर्ष में लगभग 50 इंच से अधिक वर्षा इसके पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। अधिक ठंड इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। सागौन के पौधे सामान्य तापमान पर ठीक से बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सागौन की कई उन्नत किस्में मौजूद है जिन्हें उगाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। सागौन की कुछ प्रमुख किस्में: दक्षिणी और मध्य अमेरिका सागौन, पश्चिमी अफ्रीकी सागौन, आदिलाबाद सागौन, नीलांबर सागौन, गोदावरी सागौन और कोन्नी सागौन है। इन्हें अलग अलग जलवायु के हिसाब से उगाया जाता है। किसान भाइयों, सागौन के पौध टिश्यू कल्चर या जड़ द्वारा तैयार की जाती है। इसके पौधे की रोपाई के लिए लाए गए पौधे लगभग 2 वर्ष पुराने होने चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष पुराना पौधा अच्छे से बढ़ता है। इसके अलावा पौधों को लेते समय यह ध्यान जरूर रखें कि पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को खेत में लगाने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर पुरानी फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इसके बाद पौध रोपाई के 1 माह पहले खेत में 8 से 10 फीट की दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़े और 1.5 फीट गहरे गड्ढों को तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को अधिक उर्वरक की जरूरत होती है, इसलिए गड्ढों की तैयारी के समय तकरीबन 15 किलोग्राम पुरानी गोबर की खाद के साथ 50 ग्राम NPK की मात्रा को मिट्टी में मिलाकर छोड़ दें। और अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम तत्व की कमी है तो आप 200 से 250 ग्राम प्रति गड्ढा बुझा हुआ चूने का प्रयोग करके गड्ढों को तैयार करें। किसान भाइयों, गड्ढों की खुदाई का कार्य आमतौर पर गर्मी में किया जाता है और आपने ऐसा किया भी होगा। अगर नहीं किया है तो आप इस समय भी गड्ढों की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद इन तैयार किए गए गड्ढों में पौध लगा दें और पौधों को लगाने के बाद उस पर पानी से सिंचाई कर दें। इससे मिट्टी ठीक तरह से बैठ जाएगा और पौधे अच्छे से पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों, सागौन के पौधे वैसे तो 25 से 30 साल में तैयार होते हैं, लेकिन रोपण की नई तकनीक को अपनाकर आप 8 से 10 साल के बाद से ही फायदा उठा सकते हैं। इस तकनीक में 2 गुणा 2 मीटर की दूरी पर पहले रोपाई करते हैं। इस तरह से 1 एकड़ में लगभग 1000 पौधे लगेंगे। 8 साल के बाद बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 4 मीटर और प्रति एकड़ 250 पौधे बेचेंगे। 15 या 16 साल बाद फिर से बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 8 मीटर और प्रति एकड़ 62 पौधे बेचेंगे, जो कि 25 से 30 साल बाद पूरी तरह से तैयार होंगे, जिनकी कीमत 40 से 50 हजार रुपए प्रति पेड़ होगी, जो कि लगभग 30 से 32 लाख रुपए की होगी। इसके अलावा पहले भी आप 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी ले चुके होंगे। इस तरह से 1 एकड़ में सागौन की बागवानी से 50 से 55 लाख रुपए 25 से 30 साल में आप कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र,
जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर घने बादल छाए रहने एवं मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान और आगामी दिनों में वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां पर दलहनी, तिलहनी और सब्जियों वाली फसलें लगाई हैं वहां उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। बीज उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली सोयाबीन की फसल में से अन्य किस्म के पौधों को निकाल दें जिससे बीज की शुद्धता बनी रहे। वर्तमान समय में मक्के की फसल पुष्पन अवस्था पर है, अतः मौसम खुलने के बाद बत्तर मिलते ही नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का अंतिम प्रयोग कतारों में करें। कुछ क्षेत्र में मक्के की फसल में अधिक नमी होने के कारण शीत फ्लाइट रोग के संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर तने में अच्छी तरह से छिड़काव करें। कुछ क्षेत्रों में मक्के की फसल में अधिक नमी होने के कारण तना गलन रोग के संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई इन बताए जा रहे उपायों को अपनाएं। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग न करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 12 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप हो सकता है। किसान भाई फसल की सतत निगरानी करते रहें। खेत में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप पाए जाने पर स्पाइनोसेट 45 SC की 0.3 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में इल्लियों की रोकथाम के लिए टी या वाई आकार की 2 से 2.5 फीट ऊंचाई की 20 से 25 खूंटियां एवं फेरोमोन ट्रैप 8 प्रति एकड़ की दर से लगाएं। साथ ही साथ फसल की सतत निगरानी रखें। प्रति मीटर क्षेत्र में यदि 2 से 3 इल्ली पाई जाती है तो किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि पत्ती खाने वाले कीटों के हमले से फसल को बचाने के लिए क्लोरांट्रानिलीप्रोले 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। कपास की फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण दिखाई दे रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड साथ में एसिफेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूर्ण करें एवं 25% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास उर्वरक की मात्रा दें। फसल की सतत निगरानी करें। पिंक वाल वर्म कीट के प्रकोप की संभावना है। उपाय के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 प्रति एकड़ की दर से स्थापित करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्नों को आपस में हरी पत्तियों के सहारे बांध दें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करें। पायरिल्ला कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तीतरी, जिला रतलाम के कृषक मोहर सिंह ने। ये फलदार पौधों की बागवानी के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मोहर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सब ट्रॉपिकल टाइप प्लांट्स ही लगा सकते हैं। इस यहाँ नहीं तो ट्रॉपिकल लगा सकते हैं और नहीं टेम्परेट लगा सकते हैं। तो जो फलदार पेड़ लगा रहे हैं सबसे पहले अपने चुनाव की ज़्यादा महत्व है।
कौन सा पौधा लगाएं और कौन सी किस्म लगाएं। फल बाग लगाने की योजना। फलों के बाग की योजना ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे, देखने में अच्छा भी लगे और देखभाल में भी कम खर्च हो, पेड़ स्वस्थ रहे और बाग में मौजूद साधनों का पूरा इस्तेमाल हो सके और अधिक फलोत्पादन मिल सके। भूमि का चयन। भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में अधिक गहराई तक कोई भी सख्त परत नहीं होनी चाहिए। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए और जल निकास का सही इंतजाम होना चाहिए। यहाँ इस क्षेत्र के लिए फलदार जो पेड़ हैं उनमें बील लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, आंवला है, करोंदा है, लेशवा है, इस तरह से फलदार नींबू वर्गीय है, नींबू वर्गीय में विशेष रूप से लाइम है, लगा सकते हैं। तो ये अपना फलदार पेड़ लगाएंगे। बील की बात करें, बील की बहुत अच्छी किस्में आ गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से नरेंद्र बील 1 है, नरेंद्र बील 2 है, नरेंद्र बील 5, नरेंद्र बील 6, नरेंद्र बील 7, नरेंद्र बील 9, नरेंद्र बील 16, नरेंद्र बील 17, पंत शिवानी। फलों की उन्नत किस्में। आंवला की उन्नत किस्में कृष्णा कंचन NA 7, आनंद 1, बनारसी। अमरूद की उन्नत किस्में लखनऊ 49, अर्का मृदुला, इलाहाबादी सफेदा। नींबू की उन्नत किस्में कागजी 12मासी, पंत लाइम, विक्रम, परमलीन। बेर की उन्नत किस्में गोला, सेव, उमरान, मुंडिया। अनार की उन्नत किस्में गणेश, मृदुला, सिंदूरी। आम की उन्नत किस्में दशहरी, दशहरी 51, लंगड़ा, तोतापुरी, केसर, हापूस। पपीता की उन्नत किस्में कुर्ग, हनीड्यू, पूसा, मेजेस्टी, पूसा नन्हा, हनीड्यू, पूसा, डेलिशियस, रेड लेडी। बेर की बात करें तो बेर में गोला है, सेव है, मुंडिया है, उमरान है। नींबू की बात करें तो सौर लीमा है, लाइम है, कागजी लाइम है, विक्रम है। जो लेमन है इसके पंत सीवन है, पंत लेमन जिसको बोलते हैं, पंत लेमन बहुत अच्छी किस्म है, ये अपन लगा सकते हैं। अमरूद की बात करें तो जो इलाहाबादी सफ़ेद है, लखनऊ 49 है, या लाल फ्लेश जो किस्म है वो लगा सकते हैं। पौध लगाने की उचित दूरी। पौध लगाने के लिए 1 माह पूर्व रेखांकन करके फलदार पौधे के आकार, प्रकार और किस्म के हिसाब से दूरी रखते हुए गड्ढों की खुदाई करते हैं। गड्ढे का आकार 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई के आकार का खोदते हैं। इसके बाद प्रत्येक गड्ढे को गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, क्यूनाल्फास 50 ग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम और गड्ढे की मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए। बरसात शुरू होने से पहले मिश्रण से गड्ढे को खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबाकर भर देना चाहिए। पौधों की रोपाई जहां तक मुमकिन हो 2 बार अच्छी बारिश होने के बाद ही करनी चाहिए। नर्सरी पौध सरकारी या प्रमाणित संस्थान से ही चाहिए और जड़ों को पूरी तरह बचाकर तैयार गड्ढे में रोपाई सावधानी पूर्वक करते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। वहीं पौध लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त माह उपयुक्त है। इस प्रकार किसान नए फल बाग लगाकर आने वाले समय में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और जो छोटा पौधा होता है उसमें अपन निराई गुड़ाई समय पे करते रहे। हर 15 से 20 दिन में एक निराई गुड़ाई कर दें। और सिंचाई उसमें सर्दी का मौसम है तो 15 दिन पे और गर्मी में 5-7 दिन पे एक नियंत्रण रूप से सिंचाई करते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।